हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक खबर आई है जिसके मुताबिक भारतीय नौसेना के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाला ध्वज है या फिर उसे हम एनसाइन कहते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं और उसको बदल करके एक नया ध्वज हो सकता है कुछ समय में आपको देखने को मिल जाए। तो आज इस पूरी खबर पर हमारा फोकस रहेगा। क्यों अपनाया जा रहा है, किस तरह से लाया गया है, इन प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्यों बदला जा रहा है भारतीय नौसेना का ध्वज। ठीक, जो खबर आई है उसको देखें। तो जंकिंग कॉलोनियल पास्ट, पीएम मोदी टू अनवील न्यू नेवल इंसाइन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए जो इंसाइन है या फिर हम कहें नौसेना का ध्वज है, उसको एक तरीके से उसका अनावरण करेंगे और उसको नौसेना को सौंपेंगे। उसके बाद फिर आने वाले समय में नौसेना के अंतर्गत उसी ध्वज का इस्तेमाल किया जाएगा। जो डायमेंशन है, किन किन बातों पर हम बात करेंगे, पहले देख लेंगे कि जानकारी क्या है, किस तरह से इसको बदला जा रहा है, कब इसका अनावरण होगा, बदलाव के क्या कारण हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार अगर हमारे पास कोई ध्वज मौजूद है तो हम उसको क्यों बदलने जा रहे हैं। क्या इसके पहले भी कोई बदलाव किए गए हैं या फिर पहली बार ऐसा बदलाव किया जाना है। इसमें एक नाम आएगा सेंट जॉर्ज क्रॉस का। ये क्रॉस क्या है, ध्वज में किस तरह से मौजूद है। अन्य देशों के उदाहरण को देखेंगे कि क्या भारत ही इसको बदल रहा है या फिर कुछ अन्य देशों ने भी समय समय पर अपने नौसेना से संबंधित जो ध्वज हैं उनमें बदलाव किए हैं। ठीक, इसके अलावा सेनाओं के ध्वज को भी देखेंगे, किस तरह से वो ध्वज राष्ट्रीय ध्वज से अलग है या कितने उसके समान हैं। और एक प्रश्न जिसे आप प्रीलिम्स के लेवल पर सॉल्व करने का अभ्यास कर सकते हैं। यह जो विषय है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं तथा उनके अधिदेश के अंतर्गत हम कवर कर सकते हैं। बाकी इसमें जो डिसीजन है वो राजनीतिक भी है, इसलिए पेपर 2 के अंतर्गत भी जोड़ करके हम देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें खबर की तरफ। तो हालिया जानकारी क्या पता चली है कि आने वाले समय में 2 सितंबर को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कमीशन्ड किया जाएगा। ठीक, तो इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद नौसेना इसका उपयोग शुरू कर देगी। तो इसको कब सौंपा जा रहा है, 2 सितंबर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से यह पूरी प्रक्रिया की जा रही है। और कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए नए नौसेना ध्वज यानी इंसाइन का भी अनावरण किया जाएगा। तो ये खबर फिर यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो नया ध्वज है वो किस तरह का हो सकता है, क्यों उसको लाया गया, क्या क्या कारण रहे, पर ही हम फोकस करने वाले हैं। तो बदलाव के कारणों से ही शुरू करते हैं। देखिए, भारत के अंतर्गत जो औपनिवेशिक इतिहास है हमारा बहुत लंबा है, लगभग 250-300 सालों का हमारा इस तरह का इतिहास दिखाई देता है। अब जब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भारत के अंतर्गत एंट्री की तो भारत में भी जो नेवी का निर्माण है उसमें ब्रिटिशर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि राजाओं ने भी जो उस समय मौजूद रहे अलग अलग स्तरों पर अपनी नौसेना बनाने का प्रयास किया। ठीक, तो चूंकि हम बहुत ज्यादा इतिहास में ना जा करके इन टर्म्स को समझते हुए आज के टॉपिक से जोड़ेंगे। ठीक, तो एक औपनिवेशिक जो स्थितियां तब बनी थी, तो भारतीय नौसेना जो कि उस समय ब्रिटिश इंडियन नेवी हुआ करती थी, तो उस दौरान वो ब्रिटिशर्स का ही फ्लैग यूज किया जाता था। अब वो जो ब्रिटिशर्स का फ्लैग था, आने वाले समय में जब भारत आजाद हो गया तो उसके कुछ अवशेष अभी भी हमारे पास जो नेवी का ध्वज मौजूद है या इंसाइन मौजूद है उसमें अभी बचे हैं। तो हम उस औपनिवेशिक अतीत को दूर करना चाहते हैं जो हमारे पास अभी निशानों के रूप में रह गए हैं। उन चिन्हों को अभी भी हम दूर करके अपनी जो स्वतंत्रता के मायने हैं, जो हमारी समृद्ध विरासत है, उसको उससे जोड़ना चाहते हैं। तो एक भारतीयकृत नौसैनिक ध्वज या इंसाइन इसमें जोड़ने की बात है। ठीक, और समृद्ध भारतीय विरासत के अनुरूप होगा। क्योंकि अभी जो हम ध्वज यूज कर रहे हैं उसमें एक निशान आता है सेंट जॉर्ज क्रॉस का, तो ये अभी भी हमारे पास मौजूद है अवशेष के रूप में। क्या है अभी हम देख लेंगे। तो भारतीय नौसेना के स्वतंत्रता पूर्व ध्वज का उत्तराधिकारी है अभी जिस ध्वज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से नया ध्वज नहीं है। ठीक, उसमें ही कुछ चेंजेस हैं। तो ऐसे में हमें एक नया ध्वज अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए भी, जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया हो या फिर भारतीयों द्वारा बनाया गया हो। ठीक, हालांकि अभी इस नए ध्वज का जो डिजाइन है सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही वह सामने आएगा तो किसी दूसरे प्रोग्राम के जरिए या तो किसी अन्य प्रोग्राम के जरिए उसको भी आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, अब आते हैं उस बदलाव पर जो हमें दिखाई देते हैं शुरुआत से जो हमने किए हैं। तो जब देश आजाद हुआ उस समय तक भारत के पास जो नेवी में ध्वज मौजूद था या जो इंसाइन मौजूद था वो कुछ इस तरह का दिखता था। ठीक, यहाँ पर ये जो आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं लाल कलर की पट्टी से, यही जॉर्ज क्रॉस है।
और 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन 1947 से 1950 तक इसी ध्वज का इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसके यहाँ पर ऊपरी लेफ्ट कॉर्नर में आपको यूके का ध्वज दिखाई देगा। ठीक, फिर आगे चलकर 1950 में इसको बदला गया, और बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि इसमें भी आपको रेड क्रॉस दिख रहा होगा, और जहां पर ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का ध्वज यहां पर मौजूद है, उसको भारतीय ध्वज से बदल दिया गया। यहाँ पे हमने तिरंगा लगा दिया, और 2001 तक फिर ये चलता रहा। फिर आगे चल करके डिमांड उठी कि अब इस ध्वज को बदल दिया जाए, और अब हमें एक नया ध्वज अपनाना चाहिए जिसमें ब्रिटेन के द्वारा जो पुराने अवशेष हैं, औपनिवेशिक अवशेष है, उन्हें हम हटा दें। तो 2001 में एक मूल सुझाव दिया वाइस एडमिरल VEC बारबोजा ने। उन्होंने जो डिजाइन प्रस्तावित किया, लगभग वैसा ही डिजाइन उस समय 2001 में लिया गया, जिसमें आपको एक ऐसा ध्वज दिख रहा है, सफेद रंग का ध्वज है, यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड ऊपर की ओर भारतीय तिरंगा लगा हुआ है, और उस साइड नौसेना का एक निशान बना हुआ है। तो अब इस ध्वज के साथ दिक्कत ये आई कि जब इसको विमान वाहक पोतों में लगाया गया या फिर किसी भी तरह की शिप में लगाया गया और समुद्रों में ले जाया गया, तो इसकी जो विजिबिलिटी थी, क्योंकि नीले समुद्र नीला आसमान, तो ये भी नीले रंग का है, तो विजिबिलिटी बहुत कम आ पा रही थी, बहुत कम, ये दिख नहीं पा रहा था ठीक से। तो ऐसी बात जब सामने आई तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने, कि इसको फिर से चेंज करके और इसमें वापस से इस क्रॉस को डाल दिया। ठीक, हालांकि इसमें एक बदलाव ये किया गया कि बीच में अशोक का चिन्ह लगा दिया गया। ठीक, 2001 से 2004 तक ये वाला फ्लैग चलता रहा, 2004 में इसको अपना लिया, और ये फ्लैग भी 2014 तक चलता रहा। 2014 में इसमें एक और बदलाव किया गया। बदलाव क्या किया गया, अभी आपको वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें बदलाव ये किया गया कि ये जो अशोक का चिन्ह है, इसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिख दिया गया, और ये वैसा का वैसा ही बना रहा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि इसमें ये जो जॉर्ज क्रॉस है रेड कलर से, ये मौजूद है। अब हो सकता है कि जो सरकार नया झंडा लेकर के आए, उसमें से इसको हटा दिया जाए। ठीक है, अब एक बार इतिहास पर नजर डालते हुए हम समझते हैं कि कौन कौन से झंडे किस समय किस तरह के दिखते थे और आज का कैसा दिखता है, एक ब्रीफ में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है लगभग 1879 से 1884 तक। एक ध्वज जो इंग्लैंड यूज करता था इंसाइन के रूप में, या हम कहें यूके यूज करता था, वो ऐसा दिखता था। यहाँ पर पीले रंग का एक निशान, नीला ध्वज, और यहाँ पर यहाँ पे आपको एक चीज और थोड़ा समझ लेनी है यहीं, यहाँ पर लिखा हुआ इंसाइन और यहाँ पर जैक। ठीक, इंसाइन और जैक में एक छोटी सी टेक्निकल जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। जो इंसाइन का यूज किया जाता है वो आमतौर पर किसी भी जहाज के पीछे लगाया जाता है उसको। ठीक, जहाज के पिछले हिस्से में इंसाइन लगाया जाता है, और जहाज के पिछले हिस्से को टेक्निकल रूप से स्टर्न बोलते हैं। ठीक, और जो जहाज का आगे का हिस्सा है इस तरह से बो वाला, उसको बोलते हैं जैक स्टाफ। तो जैक स्टाफ में एक जैक लगाया जाता है ऐसा। ठीक, और यहां पर जो ध्वज होता है उसको जैक कहते हैं और इसको इंसाइन बोलते हैं। इंसाइन और जैक। ठीक, अब आते हैं इस पर। तो इंसाइन कैसा यूज किया गया था, ऐसा, जैक ऐसा। 1884 से 1928 तक ऐसा, जैक में ये वाला ध्वज। 1928 से 1947 तक ये वाला, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और यहाँ पर ये वाला। फिर भारत आजाद हो जाता है 1947 में, और 1947 से 1950 तक जो इंसाइन है उसके रूप में इसे, और जैक के रूप में फिर भारतीय तिरंगे को ही ले लिया गया, और तब से फिर तिरंगा हर जगह लहराता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जो इंसाइन है, इंसाइन यानी जो पिछला वाला हिस्सा आमतौर पर जहां लगाते हैं ध्वज को, वहां पर ही फिर ये वाले जो फ्लैग हैं वो लगाए जाते रहे 1950 से 2001 तक, 2001 से 2004 तक, 2004 से 2014 तक, और वर्तमान वाले में यहाँ सत्यमेव जयते लिख करके इसको उपयोग किया जा रहा है। तो अब इसको ही फिर अब बदला जाएगा, हम देखेंगे कि फिर किस तरह का ध्वज सामने आता है। ठीक, अभी के समय फ्रंट पर ये वाला ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, वो लगा रहता है। अब एक बार इसको भी देखें, सेंट जॉर्ज क्रॉस, जिसकी बात इतनी देर से चल रही है, क्या है, किस तरह से आया। तो एक सफेद पृष्ठभूमि पर लाल कलर का एक तरह का प्लस का निशान। ठीक, इसको ही बोलते हैं सेंट जॉर्ज क्रॉस। इसका जो नामकरण है ईसाई योद्धा संत के नाम पर किया गया है। ऐसा माना जाता था कि उन्होंने तीसरे धर्म युद्ध के दौरान एक योद्धा की भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड के ध्वज के रूप में भी आप इसी ध्वज को देख रहे होंगे। इंग्लैंड का ध्वज जो कि ब्रिटेन के ध्वज का हिस्सा है, उसमें आपको बीच में दिखाई देगा, और ब्रिटेन का ध्वज ही फिर यूके के ध्वज का हिस्सा बनता है। फिर उसमें इस तरह से लाल
जो लाइनें हैं वो और जुड़ जाती हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, ब्रिटेन का ध्वज ये इस तरह से है, जिसमें इंग्लैंड का यहाँ पर लगा हुआ है, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, फिर ब्रिटेन में जाएंगे तो और ध्वज जुड़ जाएंगे। अब 1190 में इंग्लैंड और लंदन शहर द्वारा भूमध्य सागर में जो प्रवेश करने वाले जहाज थे, उनकी पहचान के लिए इस ध्वज को अपनाया गया था कि पता कैसे चलेगा जो शिप आ रही हैं या फिर जो जहाज आ रहे हैं वो हमारे हैं। इस हिसाब से एक ध्वज बना लिया गया। ब्रिटिश व्हाइट एनसाइन आगे चल करके अपनाया गया, जिसको हम यहाँ देख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश व्हाइट एनसाइन। तो इसका जो वर्तमान पैटर्न है, इसको 1707 के आसपास फिर अपनाया गया और फिर ये आगे वो अपना यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है कि अब हमें अपना वाला चाहिए। तो अन्य देशों के अगर हम उदाहरण देखें कि क्या सिर्फ हमें ही चाहिए या फिर कुछ दूसरे देशों ने भी जो ब्रिटेन वाला ध्वज इस्तेमाल किया जाता था नेवी के उपयोग में, और खासकर औपनिवेशिक देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, तो ऐसे देश जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं या राष्ट्रमंडल देश हैं, उनमें से कई सारे देशों ने आज़ादी के तुरंत बाद तक जो अपने ध्वज है उनको नहीं बदला। हालांकि कुछ ने कुछ समय बाद बदलना शुरू भी कर दिया। तो स्वतंत्रता के समय रेड जॉर्ज क्रॉस को बरकरार रखा गया और कई देश समाप्त करते गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक, साउथ अफ्रीका, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। कुछ का हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1967 में ऑस्ट्रेलिया ने जो नेवी वाला उनका ध्वज था, इंसाइन था, उसको चेंज किया। उसमें यहाँ पर तो फ्लैग उनका है ही, यहाँ पर जो रेड यहाँ पर क्रॉस आ रहा था, रेड कलर का जॉर्ज क्रॉस, उसको हटा दिया। ठीक, 1968 में न्यूजीलैंड ने भी ऐसा ही किया। ठीक, इन्होंने भी यहाँ बदल दिया और सितारे लगा दिए। कनाडा ने भी 2013 में एक ध्वज इस तरह का अपना लिया। साउथ अफ्रीका ने क्या किया, यहाँ पर रेड प्लस की जगह ग्रीन कलर का इसको कर दिया, अपने ध्वज से मिलता जुलता। बांग्लादेश का आप देखेंगे इन्होंने भी इसको हटाया हुआ है, यहाँ पर है ही नहीं वो क्रॉस। ठीक, तो बाकी सारे देश भी इसको हटा चुके हैं। ऐसे में एक समय आ चुका है कि हमारे देश के अंतर्गत भी ये ना रहे। अब एक बात यह है कि क्या केवल नेवी ही इसका इस्तेमाल करती है इस तरह के एक इंसाइन का, या फिर बाकी की जो विंग है, यानी आर्मी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, उसमें भी होता है? पहली बात तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि इसका मकसद क्या है। देखिए, एनसाइन, जब से एनसाइन शब्द का अगर हम उपयोग समझें तो ये मूलतः किसी भी समुद्री जहाज में उपयोग किया जाने वाला एक तरह का ध्वज है। एनसाइन को राष्ट्रीय ध्वज के लिए ही हम एक तरीके से नाम दे करके चलते हैं। तो किसी भी जहाज में उस देश की या फिर उस राष्ट्रीयता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए इसको उसमें लगाया जाता है। तो अभी तक नेवी में इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जो बाकी की सेनाएं हैं वो भी इसका उपयोग करती हैं, चाहे वो थल सेना हो या फिर वायुसेना हो, तो ये दोनों भी इनका उपयोग कर रही हैं। इनके पास अलग अलग है, आपने देखा भी होगा कई बार परेड के दौरान या फिर जब इनके दिवस होते हैं उस वक्त इनको फहराया जाता है। ठीक, तो ये आज के इस पूरे डिस्कशन की बात है, जहां पर आने वाले समय में हमें एक नया ध्वज देखने को मिलेगा, एक नया इंसाइन देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए अब बढ़े आज के सवाल की तरफ। सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नौसेना का वर्तमान ध्वज यानी इंसाइन 2014 में अपनाया गया था, अभी जो हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक, अगला, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान 1947 में ही भारतीय नौसेना ने नया ध्वज या फिर एनसाइन को अपना लिया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो फिर ना तो एक और ना ही दो? कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस सवाल का जवाब आपको देना है। उम्मीद है आज के इस टॉपिक में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।